जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करेंगे आज बात करने वाले हैं आर्मी के मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस को। आर्मी सेट में हम बात करेंगे आज दूसरे सेट के, उसमें से आज हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस के। मिक्स्ड जीके क्वेश्चन, इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो टोटल जीके जीएस का क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो अगला अगला जो हम लेकर आएंगे उसमें हम अलग अलग सेपरेटली हम बांट के लेके आएंगे सेक्शन वाइज, जो कि सेक्शन ए में जैसे जीके जीएस होगा, जीके होगा, और सेक्शन बी में अगर बात करेंगे तो उसमें सिर्फ साइंस का होगा, जनरल साइंस का होगा। तो इस तरह से अगला जब हम लेकर आएंगे तो अलग अलग सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो चलिए, ये आर्मी सेट का, ये कह सकते हैं कि आर्मी जीडी का ये दूसरा सेट है, और इसके बाद एक एक करके हम सारे सेट को हम लेकर आएंगे, जिसमें से सेपरेटली हम सारे क्वेश्चन को अलग अलग रखेंगे। आगे चलते हैं, आज का शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आगे भी लेकर के आते रहेंगे, तो जिससे कारण से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला सवाल है कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अरस्तु। अरस्तु के द्वारा ही न्याय वितरक या वितरक न्याय की संकल्पना अरस्तु के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। बाकी के कार्ल मार्क्स, इनके बारे में तो पता ही होगा, जो कि गरीबी को लेकर के इन्होंने काफ़ी सारा महत्वपूर्ण कार्य किया है कार्ल मार्क्स ने। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति का। जब स्वामीनाथन का समिति का जब गठन किया गया था तो मुख्य इसका उद्देश्य जो था वो था जनसंख्या नीति को लेकर के इसके चर्चाएं और उन पे जो भी रिपोर्ट है उसको तैयार करना। तो याद रखेंगे, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से संबंधित है। अगला सवाल है, 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? 13 ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान। राजस्थान का याद रखेंगे, 13 ताली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। वही एक और आप याद रखेंगे, गरबा। ये गरबा जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। गरबा जो है वो गुजरात का लोक नृत्य है। साथ ही साथ और भी कई सारे आपको लंबाडी, जैसे बिहू हो गया, असम का हो गया, अगर बात करेंगे। वहीं अगर ये लोक नृत्य है, वहीं अगर शास्त्रीय नृत्य में अगर बात करें तो केरल का है कथकली, केरल का है कथकली, केरल का है कथकली। कथकली के साथ साथ मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल का ही है। मोहिनी अट्टम भी जो है वो केरल का ही है, लोक शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर बात करें भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। जबकि अगर बात करें ओडिसी, तो ये ओडिशा का है। साथ ही साथ उसके अलावा अगर बात करेंगे, उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं अगर लोक नृत्यों में बात करें तो अलग अलग राज्यों में कई सारे लोक नृत्य जो है वो प्रचलित है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल देखते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? अब यहाँ पे सवाल याद रखेंगे, यहाँ पे धातु तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे धातु तत्व अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सीजियम। याद रखेंगे, सीजियम जो है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि क्रियाशील धातु तत्व है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल इसमें है कि भारत में एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? भारत में एगमार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि एगमार्क एक्ट आखिर में है क्या? तो हम जानते हैं कि वस्तुओं में जो मार्क आपको देखने को मिलता है, जो भी खाद्य पदार्थ के वस्तुओं में जो एक मार्का होता है, उसी को एगमार्क हम कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1937 में। 1937 में इस एक्ट को जो है वो लागू किया गया था। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि माइकल शुमाकर या माइकल सुहाकर कहीं कहीं रहता है, लेकिन माइकल शुमाकर का संबंध जो वो किस देश से संबंधित है? माइकल शुमाकर का संबंध किस देश से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी जर्मनी से। याद रखेंगे, ये जर्मनी के प्रचलित खिलाड़ी हैं माइकल शुमाकर। अगला सवाल है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है?
तो यहाँ से क्या है कि देश और उसकी राजधानी से कई बार सवाल जो है वो कम से कम आपको एक सवाल जो वो हर सेट में आपको हर एग्जाम में कम से कम एक एग्जाम क्वेश्चन कह सकते हैं कि यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा देश और उसकी राजधानी से। साथ ही साथ उसके अलावा भारत के जितने भी राज्य हैं उसकी भी राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर कुछ राज्यों की अगर बात करें, जैसे असम का दिसपुर, अरुणाचल का ईटानगर, इसी तरह से सिक्किम का गंगटोक, इसी तरह से आप जितने भी भारत के राज्य हैं उनका राजधानी, और साथ ही साथ जितने देश हैं उसमें भी अगर बात करें तो भारत के जितने पड़ोसी देश हैं कम से कम उसके राजधानी तो आपको कम से कम याद जरूर होना चाहिए। उसके साथ ही साथ एशिया और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी देशों की राजधानी भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है, जबकि बेलारूस एक देश है, इसकी राजधानी है मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो मिन्स्क है। वहीं अगर बात करें नॉर्वे, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। तो ये सभी याद रखेंगे, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, कोपेनहेगन ये है डेनमार्क की राजधानी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस की अगर बात करें तो इसका सही आंसर होगा 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है, याद रखेंगे 8 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे काले धन के उन्मूलन के लिए जो सुझाव देने हेतु जो आयोग का गठन किया गया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चेलैया समिति। चेलैया समिति का ही गठन हुआ था, जिसमें काले धन के उन्मूलन के लिए, आपको याद होगा कि काले धन के उन्मूलन के लिए एक जब कह सकते हैं कि रिपोर्ट आया था, या कह सकते हैं कि इसका निर्णय लिया गया था, उसके पहले एक कमेटी का गठन होता है, जिसके बाद ही कोई कह सकते हैं कि प्रस्ताव या कोई भी कदम जो है वो उठाया जाता है। तो इसीलिए उसको लेकर के जो सुझाव देने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी की अगर पूछा जाए कि नियुक्ति जो किया गया था वो किस आयोग के द्वारा, तो चेलैया आयोग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? तो इस तरह के भी स्टैटिक जीके में एक सवाल जो वो पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फिलाटेली। फिलाटेली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? जिला कलेक्टर पद जो है वो किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका आप आंसर कर सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1772 में। याद रखेंगे 1772 में ही जिला कलेक्टर पद का कह सकते हैं कि बनाया गया था। जिला कलेक्टर पद जो है वो 1772 ईस्वी में बनाया गया था। साथ ही साथ 1773 की अगर बात करें तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये भी आप याद रखेंगे, कई बार सवाल पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मेरा वतन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया है मेरा वतन। जबकि जयदेव अगर बात करें तो ये भी काफ़ी प्रचलित कह सकते हैं कि लेखक हैं। साथ ही साथ विष्णु शर्मा, इन सभी कह सकते हैं कि आर के नारायण जो कि मालगुड़ी डेज के लेखक हैं, इनका भी एक पुस्तक जो है वो काफ़ी चर्चित पुस्तक रहा है। और भी इस तरह के पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है पंचतंत्र। ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है, और कह सकते हैं कि अभी तक कई भाषाओं में लगभग माना जाता है कि 60 लगभग अलग अलग कई सारे भाषाओं में जो है वो अभी तक इसका अलग अलग कह सकते हैं कि लिखा गया है। कई अलग अलग भाषाओं में इसका ट्रांसलेट किया गया है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? गोल्ड पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे गोल्ड पर्वत जो है ये अमेरिका में अवस्थित है। अमेरिका में ही है गोल्ड पर्वत। तो याद रखेंगे अमेरिका में है गोल्ड पर्वत। अगर पूछा जाए कि गोल्ड पर्वत इनमें से किस देश में अवस्थित है, तो अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अमेरिका की राजधानी अगर पूछा जाए तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जबकि जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पे कह सकते हैं कि ओलंपिक खेल भी होने वाला है जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इस तरह से इन सभी के राजधानी भी आप याद रखेंगे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन, जबकि जापान का टोक्यो। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा राजबरन यादव। राजबरन यादव जो है ये कह सकते हैं कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो इसका सही आंसर होगा रामबरन यादव। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा बाघ परियोजना अगर बात करें, बक्सा बाघ परियोजना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में ही है, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में ही है। बक्सा या कई जगह आपको बुक्सा भी मिलेगा, बक्सा या तो कह सकते हैं कि बुक्सा भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा। तो बुक्सा या बक्सा बाघ अभ्यारण्य या परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है द व्हाइट टाइगर को किसने लिखा है? पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा इसका सही आंसर होगा, अरविंद अडिगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बौद्ध स्थल अगर बात करें टाबो मठ या टाबो मठ, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो टाबो मठ अगर बात करें तो यह कह सकते हैं कि भारत के हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य में कह सकते हैं कि टाबो मठ अवस्थित है। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, और साथ ही साथ इनकी राजधानी भी जरूर आप याद रखेंगे। जितने भी जैसे उत्तराखंड की राजधानी हो गया देहरादून, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, हिमाचल प्रदेश के राजधानी आपको पता ही होगा मनीला है, जबकि हरियाणा की राजधानी, चलिए आप कमेंट करके बताएंगे कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है। चलिए देखते हैं कि कितने लोगों को पता है कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पे अवस्थित है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हरियाणा की राजधानी कहाँ पर है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तीरंदाजी। याद रखेंगे तीरंदाजी जो है ये भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। वहीं अगर भारत की राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तीरंदाजी। भूटान का अगर पूछा जाए तो तीरंदाजी, जबकि भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी हरिसेन के द्वारा ही लिखा गया था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। समुद्रगुप्त ये भी काफ़ी प्रचलित शासक माने गए हैं। गुप्त शासकों में अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी प्रतापी शासक थे। और आप पढ़े होंगे कि सिक्कों पर, ये कह सकते हैं कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनका चित्र जो है वो अंकित किया गया है, तो समुद्रगुप्त के सिक्के में। कनिष्क की अगर बात करें तो कनिष्क भी जो कह सकते हैं ये भी काफ़ी प्रचलित शासक रहा है। अगर बात करें इनका, तो इनका भी ऐतिहासिक जो है वो काफ़ी गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। साथ ही साथ इन सभी के बारे में आप जरूर याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी देहरादून में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत सरकार के द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? यहाँ से भी सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1991 में। याद रखेंगे भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति अगर बात करें तो 1991 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? बर्लिन की दीवार जो है वो कब नष्ट की गई थी? तो यहाँ से भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 1989 में, 1989 में बर्लिन की दीवार जो है वो नष्ट की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 1989 में बर्लिन की दीवार तोड़ी गई थी। अगला सवाल है कि संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था?
तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि संसद भवन जो है वो कब बनकर तैयार हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1927 में। 1927 में संसद भवन जो है वो बनकर तैयार हुआ था। हालांकि वर्तमान में नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो याद रखेंगे ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि चर्चित रहा है। और ये इसे बना रहा है वो है बनाने वाला है वो है इनको जो बनाने का जिम्मा जो दिया गया है वो बीच में कई सारे इसमें कंपनी का चल रहा था और इसमें देखना होगा कि किस कंपनी जो है वो फाइनली इसको निर्माण कर रहा है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया था। आगे चलते हैं इसमें अगला सवाल है श्वेत कोयला किसे कहा जाता है। श्वेत कोयला इनमें से किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जल विद्युत को। याद रखेंगे जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें किरोसिन को, पेट्रोलियम की अगर बात करें तो इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है, काला सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। जबकि अगर बात करें कपास की, अगर बात करें इसे सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है कपास को, जबकि पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। वहीं श्वेत कोयला की अगर बात करें तो श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। इस तरह से सवाल जो वो आपको कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे कपास की खेती जो होता है वो काली मिट्टी में होता है। काली मिट्टी में कपास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी माना जाता है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है। और याद रखेंगे काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बैडमिंटन के। याद रखेंगे ज्वाला गट्टा ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला सवाल है कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। पीपुल्स डेली कह सकते हैं कि समाचार पत्र जो है वो किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चीन से। इस तरह से काफ़ी बार यहाँ से समाचार पत्रों से और साथ ही साथ वहाँ के जो भी अखबार हैं या तो कह सकते हैं कि गुप्तचर संस्था है, ये सभी से भी संबंधित काफ़ी बार सवाल जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पीपुल्स डेली। पीपुल्स डेली जो है ये चीन से कह सकते हैं कि यह चीन का प्रमुख समाचार पत्र माना जाता है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। इसके पहले हमने देखा था कि धातु तत्व कौन सा है। तो धातु तत्व में हमने देखा था कि सीजियम है सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व जो था वो सीजियम था। यहाँ पे अधातु तत्व की बात हो रही है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधातु तत्व में कि अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फ्लोरीन। और याद रखेंगे सबसे अधिक धातु तत्व अगर बात करें, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व तो वो हो जाएगा सीजियम, जबकि अधातु तत्व में अगर बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि किमोनो किस एशियाई देश का परिधान है। किमोनो किस देश का एशियाई परिधान है, यानी कह सकते हैं कि किमोनो किस देश में पहना जाने वाला एक परिधान यानी कपड़ा है जिसका नाम किमोनो है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जापान का। कह सकते हैं कि जापान में जो पहने जाने वाला परिधान है उसे किमोनो के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जापान। आज का अंतिम सवाल है और इसका सही आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सवाल है कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आगे लेकर के भी आते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।